हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार दास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल NCS ऑनलाइन क्लासेस। आपको देख करके ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ऐसे चैप्टर का तो नाम प्रकाश है और इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन हम पहले प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड टॉपिक जब इसका कवर करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन को। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, नाम से ही पता है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ये प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश क्या है? तो देखिए, प्रकाश वाय भौतिक कारण है। प्रकाश जो है वाय भौतिक कारण है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है। यानी अगर प्रकाश होगी तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं होगी तो नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश हुआ भौतिक कारण है। याद रखिएगा, भौतिक कारण है। प्रकाश क्या है? भौतिक कारण है। दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको कि प्रकाश क्या है? एक भौतिक कारण है, जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख सकती है। ठीक है, तो आइए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पूछेगा प्रकाश क्या है तो आप लोग बता दीजिएगा कि प्रकाश वाय भौतिक कारण है, जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख सकती है। ठीक, तो ये तो थी प्रकाश क्या है, इसके संबंध में जानकारी हमने जुटा ली कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक भौतिक कारण है, जिसकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख सकती है। अब आते हैं प्रकाश की कुछ बातों को जानते हैं कि प्रकाश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पे कवर की है, उन्हें हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसको आगे चल के समझाएंगे हम कि प्रकाश ऊर्जा है या नहीं। अगर ऊर्जा है तो क्यों ऊर्जा है, इसके बारे में हम जानकारी जुटाएंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसे ध्यान में रखिएगा। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब जरा सोचिए, ठीक है, अब जरा सोचिए, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं और उस पर से पढ़ करके जो प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ रही है बात? कहने का अर्थ है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो पहले प्रकाश उस वस्तु के ऊपर पड़ता है, उसके बाद उससे टकराने के बाद हमारी आंखों पर आती है, जिससे हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक, उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। उसमें हम बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि एक अंधेरा कमरा है। उस कमरे में एक आदमी है और आप बाहर में लाइट में खड़े हैं। तो जो कमरे के अंदर आदमी है वो आपको देख लेगा, लेकिन कमरे के अंदर वाले आदमी को आप नहीं देख पाइएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो कमरे में आदमी है वहां अंधेरा है और जो बाहर आदमी है वहां प्रकाश है। तो जो प्रकाश में खड़ा है व्यक्ति, पहले उस व्यक्ति पर प्रकाश की किरण पड़ेगी, उसके बाद उस व्यक्ति से टकरा करके प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक प्रवेश करेगी, तब जा करके हम उस वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है उस पर तो प्रकाश पड़ेगी नहीं, और अगर उस पर प्रकाश पड़ेगी नहीं तो फिर टकरा कर हमारी आंखों तक क्या आएगी?
कुछ नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस पर पड़ने के बाद टकरा करके हमारी आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप गांव घर में देखे होंगे कि जब लोग खेतों में जाते हैं तो टॉर्च को जमीन पर बारता है। जानते हैं क्यों? ऐसा करने से क्या होता है कि प्रकाश जमीन पर पड़ेगी और जमीन पर से टकरा करके जब उसकी आंखों पर पड़ेगी तो जमीन को स्पष्ट रूप से देख पाएगा। अब हमारे पास इतनी तो जानकारी हो गई, हमारे पास इतनी तो जानकारी हो गई कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तभी हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब आते हैं इस टॉपिक्स पे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मान लीजिए कि हम आपको देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम आपको देख रहे हैं और अगर हम अपनी आंखों के सामने कार्डबोर्ड ला दें या कोई किताब ला दें तो हम आपको नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि आपके ऊपर जो प्रकाश पड़ा वो सीधे हमारी आंखों तक आ रही थी, लेकिन जब हमने कार्डबोर्ड को लगा दिया तो प्रकाश की किरणें उस कार्डबोर्ड से टकरा करके उसी दिशा में रह गई, हमारी आंखों तक तो आई ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगर प्रकाश अपनी दिशा बदलती तो प्रकाश किसी भी तरह हमारी आंखों तक पहुंच जाती, पर प्रकाश अपनी दिशा नहीं बदलेगी। इसलिए जब हम अपने आंखों के सामने कार्डबोर्ड लाते हैं या कोई किताब लाते हैं तो तुम पर पड़ने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता और हम नहीं देख पाते हैं। समझ में आई? तो इससे साबित होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका और एक उदाहरण हम देख सकते हैं। लेजर लाइट देखें, लेजर लाइट। लेजर लाइट में क्या होता है कि जब आप मारते हो लेजर लाइट तो रेड कलर का लाइट एकदम सीधी जाती है। निशाना लगाने के लिए उसका इस्तेमाल बंदूकों में किया जाता है, गन में किया जाता है कि नहीं? क्यों? वो क्योंकि जो इसका यूज करते हैं उसको पता है कि ये सीधी लाइट होगी और सीधी लाइट होगी तो निशाना सटीक देगा और इस प्रकार से हम निशाने को भेद पाएंगे। तो इससे स्पष्ट हमने कर दिया कि प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है, यानी कि गमन करती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निर्वात, निर्वात में इसकी जो चाल है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो 3, इंग्लिश में अगर पढ़ी जाए तो ये हो जाएगी 3 × 10⁸8। क्या पढ़ेंगे? 3 मल्टीप्लाई, गुना को पढ़ते हैं इंटू, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हिंदी में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है जहां हवा ना हो। हवा जहां नहीं होती उस जगह को निर्वात कहते हैं। तो निर्वात किसको कहा जाता है? अंतरिक्ष को कहा जाता है। निर्वात किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष को कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है। अंतरिक्ष में हवा का मान 0 होता है। अंतरिक्ष में हवा का मान कितना होता है? 0 होता है। इसलिए अंतरिक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की स्पीड कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, निर्वात में। और जितना निर्वात में होती है लगभग हवा में भी प्रकाश की चाल इतना ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप उत्तर क्या दोगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, कहते हैं। तो हम लोग जाना कि प्रकाश के संबंध में कुछ बातों को हमने जाना। प्रकाश के संबंध में हमने कुछ बातों को जाना। पहली बात तो ये जानी कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा था ना कि प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, इस बात को हम साबित करने की कोशिश करते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे? इसको साबित करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, 2 बिंदुओं को हमने लिखा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा गुजारी जाती है, तो आपको पता है कि विद्युत धारा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो जब हम किसी परिपथ से विद्युत धारा गुजारते हैं और उसमें अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा देते हैं, एलईडी बल्ब लगा देते हैं, तो हम देखते हैं कि बल्ब जल उठता है और प्रकाश निकलने लगती है। इससे ये साबित होता है कि जो विद्युत ऊर्जा है वो किसमें बदल गई? प्रकाश ऊर्जा में। क्योंकि ऊर्जा को आप ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हमने देखा कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल दिए? प्रकाश ऊर्जा में। जैसे ही हमने स्विच दावा, उस विद्युत परिपथ में से बिजली गई और बिजली जाने के बाद लाइट जल उठी, यानी कि प्रकाश देने लगी। ठीक है, तब विद्युत ऊर्जा हमने दिया और विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रकाश ऊर्जा में। इस प्रकार से हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है। इसके बाद दूसरा उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि फोटोग्राफिक कैमरे से फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और हमारा इमेज उस प्लेट के ऊपर आ जाता है। इमेज यानी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, छाया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब फोटोग्राफिक कैमरे से फोटो खींची जाती है तो प्रकाश की किरण फोटोग्राफी प्लेट पर पड़ने पर क्या हो जाती है कि वो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। और वही रासायनिक ऊर्जा से हमारी इमेज बन जाती है, हमारी फोटो बन जाती है। तो हमने क्या देखा? प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा और हमारे ऊपर पड़ने के बाद प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ा और फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ने के बाद वो रासायनिक ऊर्जा में बदल गई, जो हमारे फोटो के रूप में दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने साबित कर दिया कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे किरण क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। याद रखिएगा, दोबारा बोलना ना पड़े, आपको यही याद करना है। अभी और इसी वक्त पढ़ाते समय ही आपको परिभाषा याद हो जानी चाहिए कि किरण क्या है। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यह गमन पथ क्या है? तो देखो, जिस रास्ते से गुजरेगी प्रकाश जिस रास्ते से गुजरेगी
उसे हम लोग, उस रास्ते को हम लोग गमन पथ कहेंगे। प्रकाश जिस रास्ते से गुजरेगी उस रास्ते को हम लोग प्रकाश का गमन पथ कहेंगे, और गमन पथ की जो दिशा होगी उसी को हम लोग किरण कहेंगे। तो प्रकाश के गमन पथ की जो दिशा होगी उसी को हम लोग किरण कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं किरण क्या है, तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जानेंगे प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, और कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है किरण पुंज, तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों एक ही है। प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों एक ही है, और दोनों को इंग्लिश में नाम दिया जाता है रे बीम। रे बीम, ठीक है, RAYBAM, रे बीम। तो प्रकाश पुंज हो चाहे किरण पुंज हो, ठीक है। अब देखिए, पुंज का मतलब होता है इकट्ठा। पुंज का मतलब होता है इकट्ठा। आप गांव में देखते होंगे कि जो लोग धान की खेती करते हैं तो हम लोग तो उसे नेवारी बोलते हैं, नेवारी बोलते हैं। उस नेवारी को जब ढेर लगाया जाता है तो कहते हैं कि पुंज लगा दिए। तो पुंज का अर्थ होता है ढेरी। तो पुंज में एक नहीं होते, पुंज में एक नहीं होते, पुंज में अनेक होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ प्रकाश के किरणों के समूह की बात की गई है, जिसमें एक किरण नहीं होती, अनेक किरणें होती है, ठीक है। तो प्रकाश के अनेक किरणें जब मिलती है तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं प्रकाश पुंज। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। तो पुंज का मतलब आप लोग को समझ में आया कि इकट्ठा होता है, ढेरी। अब किरण का समूह होगा तो किरण पुंज हो जाएगा, समझ में आई ना। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किरण क्या है, तो प्रकाश जिस रास्ते से गमन करती है उस गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण। प्रकाश पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है या तो किरण पुंज कहा जाता है, यानी ढेरी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश पुंज कितने तरह के होते हैं, तो प्रकाश पुंज को हम 3 भाग में बांटेंगे। प्रकाश पुंज को हम 3 भाग में बांटेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश पुंज क्या है पता चल गया आपको कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश पुंज फिर से लिखा है, यानी किरणों का समूह, एक किरण नहीं होगी अधिक होंगी। तो यहाँ पर देखो किरणों के समूह है, इसमें एक किरण नहीं बल्कि 3 किरणों को हमने दिखाया, ठीक है। और तो ये क्या है, प्रकाश पुंज है। और जब जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, 3 किरणें यहाँ पर दिखाए हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं, समानांतर का मतलब समझते हो, हाँ समानांतर का मतलब समझते हैं कि सिर्फ याद कर लेना है और मतलब नहीं समझना है ना। तो आपको मैं समानांतर का मतलब समझाता हूँ। देखिए समानांतर का मतलब है कि अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालें तो जितना आएगा उतना ही दूरी यहाँ भी आनी चाहिए, इतना ही दूरी यहाँ भी आनी चाहिए, इतना ही दूरी यहाँ भी। यानी हर जगह 2 किरणों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए, यानी इनके अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए समान अंतर पर होना चाहिए, इसलिए इसका नाम हो गया समानांतर। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, देख लो
इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, है ना। तो हमने क्या कहा कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, सभी किरणें क्या होती है, समानांतर होती है, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रकाश पुंज की ओर, जिसका नाम है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज। तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती है और निकलने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, समझ में आ रही है। एक बिंदु से निकला, देखिए मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु हमने डाला छोटा सा, और यहां से प्रकाश निकल रही है, यहां से प्रकाश निकल रही है, यहां से प्रकाश निकल रही है, ठीक है, और अलग अलग दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है। तो जब प्रकाश की किरणें फैलती है तो इसे अपसारी कहा जाता है। तो जिस प्रकार देखो, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, देखो एक बिंदु से निकली, एक बिंदु से निकली कि नहीं, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हम क्लियर है, याद हो गया, दोबारा रटने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, साइंस को रटा नहीं जाता। साइंस को जितनी आसान भाषा में समझोगे उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा, रटना नहीं है, ठीक है। तो हमने बताया, समझिए कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल गई ना। प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है तब उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज। इसमें जानते हो क्या होगा कि जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण आई, ठीक, पहले बिंदु दे देते हैं ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले बिंदु दे देते हैं। देखिए हमने एक बिंदु डाला, अब हम देखेंगे कि इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें अलग अलग जगहों से आई और एक बिंदु पर जाकर के मिल गई। प्रकाश की किरणें अलग अलग बिंदु पर आई, अलग अलग जगहों से आई, एक बिंदु पर जाकर के मिल गई। तो जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाए तो इसे हम लोग नाम देते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है आते हुए मिल जाना। अभिसारी का मतलब होता है आते हुए मिल जाना। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जितना भी हमने आज पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है जिनकी उपस्थिति में हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख सकती है। प्रकाश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या थी, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसे हमने आगे चल के साबित किया। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, अपनी दिशा नहीं बदलेगी। निर्वात में और हवा में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे, तो हमने बताया कि जब किसी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ से जुड़ी हुई बल्ब जलने लगता है और प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। इस घटना में हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। और दूसरा उदाहरण दिए थे कि फोटोग्राफी कैमरे से जब फोटो खींची जाती है तब प्रकाश की किरण फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर पड़ती है तो प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। अब देखो हमने जाना कि किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से होकर के गुजरेगी उसको गमन पथ कहते हैं और गमन पथ की जो दिशा होगी
उसे हम लोग किरण कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। हमने जाना प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश पुंज के कितने प्रकार हैं? तो प्रकाश पुंज के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? प्रकाश पुंज के 3 प्रकार कौन कौन है? पहला समानांतर प्रकाश पुंज। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे इसके अलावा अपसारी प्रकाश पुंज, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है तब उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये था आज का क्लास। अभी क्लास को बंद करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ाया जाता है उसे आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हमने जो भी लिखाया है एक आसान भाषा का प्रयोग किया है और बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगी। आप लोग मेहनत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि साइंस जो है वो रटने की चीज़ नहीं होती। ठीक है, हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगर नहीं भी करवाएंगे तो इतना ज़रूर बता देंगे कि आपसे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और डेली आपको उसको रिवीजन करना है। अगली क्लास जब होगी तो आप लोग घर से इस जो अभी पढ़े हैं उसको आप लोग रिवाइज करके आइएगा, ताकि अगला टॉपिक जब हम बताएं तो बहुत अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।